गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या है। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वेजियन यानी ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के लेखक हैं ये, तो इनको दिया गया है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ इनको क्यों दिया गया है, इनका क्या योगदान रहा है, तो इनको जो नवोन्मेषी नाटक होते हैं और गद्य के लिए इनको दिया गया है, जो कि अनकही को आवाज देते हैं, यानी हमारे रोजमर्रा के जो जीवन हम जीते हैं उसके ऊपर आधारित इनके कहानियों के लिए इनको या इनके साहित्य के लिए इनको दिया गया है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है नोबेल पुरस्कार को लेकर के जो ध्यान रखिएगा। 1901 से इसका प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि के लिए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन दिनों न्यूज़ में शांति निकेतन को आपका जो है बोला सकता है कि विश्व विरासत स्थल 41वां घोषित किया गया है इसे यूनेस्को की तरफ से। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग है कि अगर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि आपके प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार से आरंभ होता है। यानी सोमवार को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में, बुधवार को रसायन के क्षेत्र में। अगर बात की जाए कि थर्सडे को यानी वीरवार को, गुरुवार को किस में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। शुक्रवार को शांति के लिए दिया जाता है। फिर 9 अक्टूबर को दिया जाएगा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया जाएगा। तो ये इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? MP में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने परसेंट के आरक्षण की जो बात की गई, 35% आरक्षण। पहले ये आरक्षण कितना था? 33% था, जिसे बढ़ाकर के 35% कर देगा सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण जो दी जाएगी अब कितना है? और वन विभाग को छोड़कर, इसको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि वन विभाग को छोड़कर, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर अगर बात की जाए वन की, तो सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? MP में पाए जाते हैं। इसके साथ ही सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है वो भी कहाँ है? MP में है। ये दोनों डाटा को ध्यान रखिएगा, दोनों इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक बाघों की संख्या MP और सबसे अधिक वनों की संख्या कहाँ है? सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो भी MP में पाए जाते हैं। तो वन डिपार्टमेंट को छोड़ के ही, वन विभाग को छोड़ करके ही महिलाओं को जो है सरकारी भर्ती में 35% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, जो कि आपका पहले भी दिया जाता था, लेकिन वो 33% था, जिसे बढ़ा करके 35% कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संशोधन किस में किया गया था, तो यह संशोधन जो है आपके MP सिविल सेवा जो नियम 97 में संशोधन किया गया है। ओके, कभी कभी पूछ लेता है संशोधन को लेकर के। होता क्या है कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक कॉमन न्यूज हो जाएगा कि MP में 35% आरक्षण है, लेकिन जहां से आयोग कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन बनते हैं वो संशोधन पे भी पूछ लेगा कि किस संशोधन में, किस ईयर के संशोधन में किया गया है। तो 97 का वो संशोधन है, इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी अंडरलाइन करती हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 97 में इसमें संशोधन किया गया। नाउ नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कौन है MP के? शिवराज सिंह चौहान है। इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो पुलिस है या फिर अन्य नौकरियों में 35% रिक्तियां जो है वो भी महिलाओं के द्वारा ही भरी जाएंगी, क्योंकि केवल वन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ करके ही अन्य जगह 35% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर जब बात की जाए शिक्षक भर्ती में, तो 50% आरक्षण है। शिक्षक भर्ती में कितना है? 50% आरक्षण है शिक्षकों की भर्ती में। ओके, 50%, ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। MP अगर बात की जाए कि पंचायत लेवल पर, ओके, पंचायत हो या शहरी निकाय के चुनाव में, वहां पर भी महिलाओं को कितना दिया जा रहा है? 50% आरक्षण लागू करने वाले राज्यों में से एक था। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि MP जो है किसमें है, यानी उसके पंचायत और शहरी निकाय में ऑलरेडी 50% है। इसके अलावा शिक्षक जो नियुक्ति होती है उसमें 50% का आरक्षण है। अगर अन्य सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो उसमें 35% का आरक्षण है, वन विभाग को छोड़ करके। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा अन्य राज्य है जहां 35% का आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में? तो बिहार एक ऐसा प्रथम राज्य है जहां की 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाता है, और ये 2016 से वहां पर लागू है। इसके अलावा बिहार ही वो प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर 2006 से जब पंचायतों में आरक्षण की बात की गई 50% को, बिहार उसमें प्रथम राज्य है जिसमें कि आरक्षण दिया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। 7वां भारत यूई साइबर वार्ता यानी EU, यूरोपियन यूनियन, EU का मतलब क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन, साइबर वार्ता 5 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया गया है, ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो EU है ये कितने, इसमें क्योंकि यूरोपियन यूनियन है यानी ये कितने देशों का संघ है, इसमें कितने ऐसे देश हैं जो शामिल हैं। इसमें पहले 28 देश थे लेकिन वर्तमान में इसमें 27 देश हो गए हैं, 27 देश। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, तो ब्रेक्जिट कहने लगा था, तो ये क्या हो गया, 27 देशों का समूह है EU। अब इसमें क्या हो गया कि 7th जो भारत यूए साइबर वार्ता यानी साइबर क्राइम आप देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है, तो साइबर वार्ता को मतलब साइबर जो रेशियो का क्राइम है किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। तो वार्ता क्या होता है कि एक बात, जो बातों का विचार अपने कुछ भारत के तरफ से रखा गया, कुछ EU की तरफ से रखा गया, तो इन विचारों का एक वार्ता, जो उसको एक नाम दिया गया, तो एक जो बातचीत की गई उसमें ये रखा गया है कि बातचीत से भी होनी है, 5 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। और अगर यहाँ पे ये देख लें इमेज में, ये क्लियर, ये इमेज आपको लोकेट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ बोला कि भारत EU यानी यूरोपियन यूनियन, ये ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन है। साइबर वार्ता कब होगा, 5 अक्टूबर को। कहाँ आयोजित होना है, ब्रुसेल्स में आयोजित होना। क्वेश्चन जब बनेंगे तो इस पे 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत और किसके बीच में साइबर वार्ता जो है अभी जो आयोजित ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो भारत और EU हो गया। दूसरा सवाल बन सकता है कि यह आयोजन कहाँ किया गया है, और आयोजन कहाँ किया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ब्रुसेल्स में किया गया है। किस मुद्दे पे था, तो साइबर वार्ता को लेकर के, साइबर वार्ता। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार आखिर होता क्या है यह स्पिनोजा पुरस्कार? तो ये गुप्ता हैं, डॉक्टर जोइता गुप्ता, ये कहाँ की है, भारतीय मूल की है। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है, ये भारतीय मूल की ये प्रोफेसर कहाँ है, तो ये एम्स्टर्डम, कहाँ है वो, नीदरलैंड की राजधानी क्या, एम्स्टर्डम, वहां पर ये क्या है, किसके प्रोफेसर है, तो पर्यावरण की ही ये प्रोफेसर है। और इनको दिया गया है किस क्षेत्र में, अगर ये पर्यावरण के प्रोफेसर है तो किस क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है स्पिनोजा पुरस्कार, तो जलवायु के क्षेत्र में। ओके, जलवायु के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा जो स्पिनोजा पुरस्कार है वो डच विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, डच विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार। इसको जरूर राइट डाउन, आई थिंक ये मेंशन शायद नहीं है, ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग एक पॉइंट को लिख ले कि क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा यह पुरस्कार जो है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, चूंकि ये क्या है, पर्यावरण की प्रोफेसर रह चुकी है। नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट डिग्राफ में उन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है, रॉबर्ट डिग्राफ ने। स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान, हाँ यहाँ मेंशन है कि ये क्या है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। स्पिनोजा पुरस्कार है क्या, केवल ये सवाल भी पूछ सकता है कि स्पिनोजा पुरस्कार क्या है या किसके लिए दिया जाता है। डच रिसर्च काउंसिल पुरस्कार की कीमत कितनी है, 1.5 मिलियन यूरो है, जिसको इन्होंने क्या किया है, इस पुरस्कार जो यूरो जो इनको दिया गया इनाम के तौर पर, इसको इन्होंने क्या कर दिया, पर्यावरण के लिए एक अच्छे कार्यों के लिए इन्होंने डोनेट कर दिया है। ज्योति गुप्ता एक डच पर्यावरण वैज्ञानिक है, वह एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत और यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूएई अगर बात की जाए तो यूएई जो ये अभी कुछ दिन पहले क्या किया गया है कि जो आपके केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, इमेज में भी आपको शो हो रहा था, पीयूष गोयल, ये किसके साथ हुआ है, पीयूष गोयल जी 2 दिवसीय दौरे पे अपना यूएई गए हुए हैं। यूएई के साथ एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि ये भारत का 4th ट्रेड पार्टनर है, यानी भारत का तीसरा, 4th तो नहीं 3rd, भारत का 3rd ट्रेड पार्टनर है, यानी भारत का तीसरा यह व्यापारिक जो बोल सकते हैं व्यापारिक भागीदार देश है, ट्रेड पार्टनर है। भारत का तीसरा यूएई है, 1st आपका अमेरिका है, 2nd आपका चीन है, 3rd यूएई हो गया, 4th आपका सऊदी अरब हो गया। नाउ अब बात आती है कि समझौता जो है किस रणनीतिक समझौते पर समझौता क्या है ये समझौता, तो रुपे कार्ड पर आधारित यूएई की भुगतान कार्ड योजना को क्या करना है, विकसित करने और लॉन्च करने के लिए इसको किया गया है। रुपे कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं, आप देखते हैं आपके पर्स में क्या होगा, रुपे कार्ड होता है, इसके यानी मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये सारे कार्ड क्या होते हैं आपके पास होते हैं, उस पर लिखा होता है रुपे कार्ड। तो हम लोग क्या, अब भारत में जो है करीब 75 बोल सकते हैं करोड़ से अधिक लोग जो रुपे कार्ड को यूज कर
रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये रुपए कार्ड पर आधारित, क्योंकि ये हमारे यहाँ चल रहा है तो उस पर आधारित क्या किया गया है, यूएई की भी भुगतान कार्ड योजना को विकसित करना और लॉन्च करने के लिए इसको एक सोचा जा रहा है कि कुछ इस प्रकार से ही यूएई में भी लॉन्च किया जाए। केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ये क्या किए हैं, अभी 2 दिवसीय दौरे पर यूएई पे गए हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना, घरेलू यानी डोमेस्टिक कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अल एतिहाद पेमेंट्स एईपी, ओके, एईपी के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो रुपए कार्ड को लेकर के क्यों किया गया? घरेलू कार्ड, एक्चुअली वहां पे क्या है, इस कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसके लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ क्या होगा, इंडिया हो जाएगा। अल एतिहाद पेमेंट्स यूएई के सेंट्रल बैंक की क्या है, एक सहायक कंपनी है, सेंट्रल बैंक की सहायक कंपनी है। इस समझौते के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और एईपी मिलकर भारत के जो रुपए कार्ड है, भारत के रुपए कार्ड, इसकी क्या करेगी, इसके तर्ज पर यूएई की घरेलू कार्ड योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और संचालन करेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा था, थर्ड 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया इस सम्मेलन का उद्घाटन? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इमेज में वैसी मेंशन है, नई दिल्ली में किया गया है। नाउ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाता है को नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु क्या है, यह ऊर्जा संयंत्र के लिए कहां से यूरेनियम मिल रहा है? तो यह रूस से यूरेनियम प्राप्त कर रहा है। बांग्लादेश अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यह यूरेनियम को प्राप्त कर रहा है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, रूपपुर परमाणु संयंत्र के चालू होने के बाद जो बांग्लादेश है वो दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। 33वां, क्योंकि भारत में अगर सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा को लेकर के चर्चा में रहता है तो वह आपका उत्तर कोरिया रहता है। नाउ प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी होगी? 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। परमाणु ईंधन को रीलोड करने के बाद 1 वर्ष तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और रूस ने क्या किया है, जो रूपपुर प्लांट का खत्म हो चुका ईंधन है उसको बोला है कि अपने साथ वो अपने देश ले जाने का भी वादा किया है। तो बोला जाए तो बांग्लादेश को रूस का क्या कर रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मुनीश कपूर को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुनीश कपूर को, किसको नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर को। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा किस खेल के लिए जाने जाते हैं? भाला फेंक के लिए। नीरज चोपड़ा किसके लिए? भाला फेंक के लिए। एशियाई खेल जो कि आपका कब से स्टार्ट हुआ है? 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा आज का सवाल ये है कि इसमें कितने बोला जाए स्पोर्ट्स जो है, जो प्रतिभागी बन रहे हैं, जो कंपटीटर यानी कितने स्पोर्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा की जा रही है भारत की तरफ से, ये आपका आज का पहला सवाल है। ओके, चलिए अब इसके नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग कुछ देख लेते हैं कि उन्होंने क्या, ये भाला फेंक एक तो खिलाड़ी है, दूसरा इन्होंने कितना फेंका है, तो 88.88 मीटर। 88.88 मीटर। नीरज के अलावा भारत के जो दूसरे यानी किशोर जेना ने 87.54 मीटर श्रेष्ठ, इन्होंने कितना मीटर? 87.54 मीटर के साथ रजत पदक। ओके सॉरी, ये 1 हो गया है ना, 1 नहीं है, इतना है, 88.88 मीटर है और इनका 87.54 मीटर है। इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम फाइनल में भी स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड किसमें है? मिश्रित तीरंदाजी में भी। और आपको बताना है कि उन तीनों के नाम क्या हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से क्या हुआ है? 14 लोगों की मौत हो गई है और 102 लोग लापता हो गए। आखिर ये क्यों वहां पर बाढ़ आ गई, क्या रीजन था, देख लेते हैं। उत्तरी सिक्किम में कौन सा झील है? लहनोक झील। इस लहनोक झील पर क्या हो गया है? बादल फटने से किस नदी को इफेक्ट किया है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई है। और लहनोक झील जो है राज्य के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बादल फटने से लगातार क्या होगी? बारिश होगी। और चुंगथांग बांध से, किस बांध से? चुंगथांग बांध से पानी छोड़ जाने के बाद सिक्किम में बाढ़ और विकराल हो गई। सिक्किम भारत के सटे हुए को कौन कौन से देश हैं जिसके साथ सिक्किम जो है अपनी सीमा साझा करता है?
भारत से सटे हुए वो कौन कौन से देश हैं जिसके साथ सिक्किम अपनी जो सीमा को साझा करता है, थर्ड क्वेश्चन। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन, बांग्लादेश से भारत की कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं टच करती है बांग्लादेश से। ओके, सिक्किम के बारे भी और बांग्लादेश के बारे भी आपको बताना है। नाउ अब हम लोग देखना है कि आखिर बादल फटना मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आपके ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बादल फटना होता क्या है, तो कम समय में अचानक और बहुत भारी वर्षा को क्या कहता है, बादल फटना कहा जाता है। कम समय में, बहुत एक बोला जाए तो मैंने वैसे बहुत आसान शब्दों में मेंशन किया है कि कम समय में अचानक और बहुत भारी वर्षा को बादल फटना कहा जाता है। आईएमडी के अनुसार, यानी जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में अगर 100 mm पर आवर के हिसाब से अगर वर्षा होती है तो यह मौसमी घटना है। भारत में बादल फटने की अधिकतर घटनाएं जुलाई और अगस्त महीने में कहां पर होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है। बादल फटने के दौरान कम तापमान और धीमी हवा के साथ सापेक्षिक आर्द्रता और बादल आवरण अधिकतम स्तर पर होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 50th यानी 50वां इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर जो है वो 12 से 14 अक्टूबर तक यह आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु के तिरुचर में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडियन निट फेस्टिवल का जो इंडियन निट फेयर एसोसिएशन जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा, इंडियन निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इंडिया निट फेयर एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मेले का मुख्य विषय क्या है, सक्रिय और स्पोर्ट्स फेयर, पर्यावरणीय, सामाजिक, प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटलीकरण है। बस इसको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। ये क्या है, एक्चुअली एक प्रकार का दिमागी लकवा होता है। आप इसे एक वर्ड में अगर बोला जाए कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या, तो एक प्रकार का दिमागी लकवा है। और इसकी थीम क्या है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर स्ट्रॉन्गर है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जब व्यक्ति, परिवार, देखभाल करने वाले और समुदाय एक साथ आते हैं तो वे सकारात्मक परिवर्तन और समावेशन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समाज में क्या है, उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है। सेरेब्रल पॉल्सी है क्या, यह मस्तिष्क के हिस्से के एक असामान्य विकास या मस्तिष्क के उन हिस्सों को क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है जो गति को नियंत्रित करते हैं। यह विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को क्या करता है, यह प्रभावित करता है। यानी वन काइंड ऑफ ऐसे आप बोल सकते हैं कि यह एक दिमागी लकवा है। ओके, एक वर्ड में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। 6.5% है। अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं कि यहाँ पर जो आपका SDF है, MSF है, बैंक रेट है, वो कितना है, तो MSF आपका 6.75% है, MSF एंड SDF आपका 6.25% है। इसको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में ये। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी बढ़ाकर कितना कर दिया है, 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। जो 14.2 वाली जो केजी सिलेंडर आती है ना, तो जो 12 रिफिल जो आपको देते हैं सब्सिडी, तो उसमें 300 रुपये कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2 को लॉन्च किया। हाँ, एक चीज ध्यान रखेगा कि कल की क्लास में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था स्वावलंबन के ऊपर, जो बाई मिस्टेक मुझसे क्या हो गया था, वो नौसेना आंसर होता, मुझसे सेना पे क्लिक हो गया था। एंड थैंक यू उन सभी स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने ये मुझे बताया कि मैम ये तो आंसर इसका ये होगा, आपने ये कर दिया। फिर तब मैंने देखा, मैंने अच्छा ये तो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से अगर आप लोग जब क्लास देखते हैं, कोई भी कहीं मिस्टेक, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। तो अगर कभी भी कोई मिस्टेक लगे तो आप लोग जरूर मुझे बताइए। कभी कभी क्या होता है ना कि पेन अगर एक की जगह चलना है तो बी पे, तो ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझसे हो गई थी गलती, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर जो स्वावलंबन 2 वाला है, इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना। ओके, मैंने सेना दे दिया था, वो नौसेना आंसर होगा। नाउ अब हाँ, एक चीज और है, कुछ स्टूडेंट्स जैसे रेखा का आंसर आया था, अनूप का आया था एंड सूरज, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लगातार आंसर आ रहे हैं। आप लोगों को एक और करना है, ये बताना है कि करंट अफेयर्स में आप लोगों की इंप्रूवमेंट कैसी है, कितनी तैयारी चल रही है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, कैसा लग रहा है क्लास करके। एक बार आप अपने एक फीडबैक को जरूर दीजिएगा। मेरी फीडबैक देना है आप लोगों को। ओके, ये मेरी फीडबैक है कि आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप लोग मुझे क्या फीडबैक देंगे, तो आप लोग, क्योंकि लगातार मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं, यानी आप लोग देख रहे हैं,
तो फीडबैक एक बार जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए। पीएम मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में करीब कितना है 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। और उस 5,000 में क्या क्या है, तो आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को समर्पित किया। आईआईटी एयरपोर्ट पे जो एक नया टर्मिनल फिर बनाया जाएगा, आईआईटी जोधपुर एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल का फिर बनाया जाएगा। इसके अलावा 350 बिस्तर वाले वो हॉस्पिटल का भी स्थापना जो किया जा रहा है, बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा 7 क्रिटिकल यूनिट की भी जो है आधारशिला रखी गई है। कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ आपका सड़क का प्रोजेक्ट भी है, ये सब शामिल है इस 5,000 के बजट में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ओके, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। और ये किसकी मांग थी, तो तेलंगाना के जो किसान थे उनकी मांग थी। एक्चुअली क्या है, भारत जो है यहाँ हमारे मतलब पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा यह क्या करता है, उत्पादन करता भी, उपभोक्ता करता भी और यह निर्यात करता भी है हल्दी का। करीब 62% जो भारत में हल्दी का उत्पादन यहाँ होता है। और कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। चलिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने क्या किया है, साझेदारी किया है। तो भारत की तरफ से 49% है और जापान बैंक की तरफ से कितना है, 51% की ये पार्टनरशिप की गई है। मोंगी जी बॉवेंडी, लुइस जी ब्रूस और एलेक्सी मैक्यूवेब ने 2023 के लिए इनको क्या मिला है, रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये अगर बोला जाए मोंगी जी क्या है, ये फ्रांसीसी अमेरिकी, लुइस कहाँ के हैं, रुइस के हैं, एलेक्सी कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनके आविष्कार क्या थी, क्वांटम डॉट्स के लिए इनको दिया गया है। क्वांटम डॉट्स के लिए, फिजिक्स के लिए अगर बोला जाए एक वर्ड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन के लिए, है ना। नाउ बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS को कितना दिया गया है, 10% रिजर्वेशन कर दिया है, क्योंकि जातीय जनगणना जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद ऐसा कर दिया गया है। आईसीसी ने वनडे विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को क्या किया है, अपना ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन अगर बात की जाए कि एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है, तो वो शाहरुख खान है। आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, कहाँ से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में है। यहाँ से ये स्टार्ट कर लिया गया है और कब तक समाप्त कहाँ होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना को क्या किया है, GI टैग दिया गया है। SBI ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया गया है। एक्चुअली क्या है, दरवाजे तक ये आ सकता है, किसके लिए हो सकता है, फिर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए है, और यानी सीनियर सिटीजनशिप जिसे आप बोलते हैं। इसके अलावा वह दिव्यांगजनों के लिए है, जिसमें आप नकद ट्रांसफर, जमा, डिपॉजिट सब कुछ कर सकते हैं। हाल ने भारतीय वायुसेना को क्या किया है, LCA तेजस लड़ाकू विमान के 2 सीटों वाला संस्करण को सौंपा है। किसके द्वारा सौंपा किया गया है, तो ये हाल के द्वारा, मैंने बताया था जो उड़ने वाली चीजें होती है सब हाल निर्माण करता है। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाले पहली महिला कौन बनी है, सुधा मूर्ति। सच ए ग्रेट लेडी, है ना, इंस्पायर होना चाहिए। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली। किसने इस अवलंबन टूल लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह ने। RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, मुनीश कपूर को। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने कोर्नोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गुजरात ने लगा दिया है। गुजरात ने, एक्चुअली क्या है, ये मैग्रोव जो हम बोलते हैं ना, मैग्रोव की एक प्रजाति है मैग्रोव की। ओके, चलिए, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वॉल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, ब्रिटेन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा, बेंगलुरु में। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है, 50 लाख। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% के आरक्षण दिया है, तो बिहार ने। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, बिहार ने किया है। यूपी सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान जो है शुरू कर रही है, तो आपका लखनऊ और वाराणसी में कर रही है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा जो है हासिल किया है, जम्मू कश्मीर ने। चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला का उत्सव किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात है आज के MCQs पे, क्या है MCQs। बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है, ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किशोर जैना ने 88.88 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। आपको बताना है, सही कोड चुनना है, केवल एक केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर ये तो ठीक है कि स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? कि जो आप 88.8 मीटर देख रहे हैं ना, ये नीरज चोपड़ा का है। इतने मीटर का थ्रो इन्होंने किया है, इतना मीटर थ्रो ये इनका है। किशोर जैना का कितना है? 87.54। ओके, इसके इस थ्रो के साथ इनको रजत पदक मिला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी सिक्किम में डैश पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई। अच्छा, मैंने शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया क्या? हाँ, इसका आंसर मैं क्लिक नहीं की थी ना। इसमें केवल एक सही होगा, दो क्यों सही नहीं है ये मैंने बता दिया था आपको अभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी सिक्किम में डैश पर बादल फटने से तीस्ता नदी में बेसिन में अचानक क्या हो गया? बाढ़ आ गई। तो इसका राइट ऑप्शन जो दिया गया है वो है लखनक झील, लखतक झील, रेणुका झील, पालक झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहोनक झील, लहोनक झील। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50वां इंडिया इंटरनेशनल निट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है तिरुपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, मदुरै। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा तिरुपुर। तिरुपुर में आयोजित किया जा रहा है निट मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय क्या किया है? आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? दूसरा, तीसरा, चौथी, छठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा था। ये तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उन्होंने क्या किया है? संस्करण का उद्घाटन किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इनके संबंध के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्य बल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपे कार्ड पर आधारित संयुक्त अरब अमीरात की भुगतान कार्ड योजना को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही कोड आपको चुनना है, केवल एक केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, यानी ये आंसर सही होगा बी। एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे निर्मला सीतारमण नहीं है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। क्लियर? पीयूष गोयल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 10 नवंबर, 12 जुलाई, 8 अगस्त, 6 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। टुगेदर स्ट्रॉन्गर क्या थी इसकी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी स्टेटमेंट सही है? 2023-24 के लिए खुदरा मुद्रा जो स्थिति है वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.2% पर अपरिवर्तित रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, फर्स्ट वाला। क्यों होगा? क्योंकि रेपो रेट जो है 6.5% है। यह 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5%। और ये चौथी बार है जिसको अपरिवर्तित रखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 4th टाइम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खन्ना, मुनीश कपूर, अनिल चौधरी, कमलेश सिंह। तो क्या होगा? मुनीश कपूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन इज योर टुडे क्लास। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्वाइता गुप्ता डैश के क्षेत्र में उनके काम के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? कोविड वैक्सीन, क्वांटम डॉट्स, क्लिक केमिस्ट्री, जलवायु परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जलवायु परिवर्तन के लिए। चलिए, तो आज की क्लास का हम लोगों ने देख लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या रहे, क्या क्या मुद्दा था। इसके अलावा वॉल एंड फैक्ट्स देखे, कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने रिवीजन भी किया, एंड हम लोग एट द एंड क्या देखे हैं? एमसीक्यूज को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हो या क्लास के रिगार्डिंग कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लस मैं अपना फीडबैक भी आप लोगों से जानना चाहूँगी, तो आप लोग जरूर दें मुझे। ओके, मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।